रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको हम प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने सीधे सीधे एटम्स की तुलना क्या किया, किससे की थी, सीधे सीधे हमारे सोलर सिस्टम से कर दी थी। जैसे थॉमसन ने एटम्स की तुलना, एटम्स का जो कंपैरिजन है वो किससे किया था, वाटरमेलन से किया था। ऐसे ही लॉर्ड रदरफोर्ड ने क्या किया, सोलर सिस्टम से सीधे सीधे हमारे एटम्स की तुलना किया। उन्होंने कहा कि जैसे सन क्या होता है, एक जगह स्थिर होता है और सभी प्लेनेट उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, एक डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसे ही किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो सेंट्रल पार्ट हमारा है, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सीधे सीधे देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तुलना कर रहे हैं। फिर दूसरा देखिए, प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हुए सन से नहीं टकराता है, ठीक है, जबकि उनके बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। न्यूक्लियस सन और प्लेनेट्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में वर्क करता है, फिर भी ये जो प्लेनेट है वो सन से नहीं टकराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेनेट इतनी तेजी से रिवॉल्व करते हैं, इतनी तेजी से गति करते हैं कि उस पर बाहर की तरफ क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है और कोई भी एक प्लेनेट है, इसके चारों तरफ ये गति कर रहा है, तो इतनी तेजी से ये गति करता है कि इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अपकेंद्र बल। और अंदर की तरफ क्या हो रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए कोई भी प्लेनेट जो होता है वो सन से नहीं टकराता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता है कि इलेक्ट्रॉन गति करते समय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो काम कर रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, उसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, ठीक है। फिर उन्होंने बात रखी थी कि एटम्स के अंदर एक बहुत ही सेंट्रल पार्ट में, अभी इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में एटम्स के अंदर जो उसका एटम का टोटल पॉजिटिवली चार्ज है वहीं पे एक्यूमुलेट रहता है, वहीं पे पूरा पूरा स्थिर होता है, पाया जाता है। यानी प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। यह बात उन्होंने समझाई थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी छोटा होता है, ठीक है। तो ये मॉडल, इस मॉडल को इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्लेनेटरी मॉडल कह सकते हैं। इस मॉडल को हम पूरी तरह से प्लेनेटरी मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं, प्लेनेटरी मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए सीधे सीधे क्या किया है इन्होंने, हमारे सोलर सिस्टम से इसका कंपेयर किया है, ठीक। और यह मॉडल भी काफ़ी हद तक क्या हुआ, पॉपुलर हुआ, काफ़ी हद तक ये सफल रहा, ठीक है। अधिकतर चीज़ों को बताने में सफल रहा है। आज भी हम पढ़ते हैं कि एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये बात सही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उसी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो लेकिन सारी चीज़ों को समझाने में ये सफल नहीं हो पाए।
तो कुछ इस मॉडल की कमियां भी थी। इस मॉडल की कमियों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमियां थी। बाद में इसके बारे में बाद में बोहर से एटॉमिक मॉडल स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल कमियां हम देख लेते हैं। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये समझाया था कि सन जो होता है जैसे एक जगह स्थिर होता है और प्लेनेट इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, यही समझाया था। और उन्होंने इस चीज को बहुत होशियारी से समझा दिया था कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में, उसको काउंटर बैलेंस कर देता है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, काउंटर बैलेंस कर देता है। और सीधे सीधे इसी चीज को कहा था कि इलेक्ट्रॉन भी जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है और न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, ठीक है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? यानी अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, उनको घूमने के लिए एक बल मिलता है। और इसी बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल, संतुलित कर देता है। यही बात इन्होंने बताई थी। और यही बात क्या हो गई, उनकी कमी रह गई। यह बात कमी के रूप में कैसे बदल गई? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बहुत सारी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई भी आवेशित कण अगर मोशन में है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, और इसी को आधार बना दिया गया इसमें कमी खोजने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की तुलना आप किसी प्लेनेट से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबका तुलना सबसे नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना आप प्लेनेट से नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में और प्लेनेट में अंतर है। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रॉन भी मासियर सब्सटेंस है, मतलब इसमें भी मास होता है। ठीक है, और प्लेनेट में भी मास होता है, लेकिन प्लेनेट चार्ज पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। और चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। जब गति करेगा इलेक्ट्रॉन तो अपने साथ कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा, और जब बाहर निकालेगा तो थक जाएगा। ठीक है, थकेगा, यानी उसका जो मोशन है, जो स्पीड है, वो स्लो हो जाएगी। और इस तरह से वो क्या होगा, ऐसे गति करने लगेगा। ठीक है, मकड़े के जाले के समान गति करने लगेगा। और लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यानी ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ मान लेते हैं और ये गति कर रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ पे अब नहीं गति कर पाएगा। अब क्या हो जाएगा, ऐसे स्पाइरल पाथ पे गति करने लगेगा और इस तरह से लास्ट में इसी न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और इस तरह से तो एटम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। यानी परमाणु के स्थायित्व को ये समझाने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए तब तक इतना आप देखते रहिए। थैंक यू। और अधिक से अधिक बच्चों तक हमारे इस लेक्चर को शेयर करिए। देखिए, गुमनाम की जिंदगी में बहुत सारे लोग खोए रहते हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको सामने लाने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, और जो भी उन्होंने दिया था वो एक बहुत बड़ी क्रांति थी।
बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन मेंडल को लोग जान नहीं पाए। बाद में पता लगा कि मेंडल भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, बस क्या है, एक माध्यम नहीं है। अच्छे टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टीचर नहीं मिल पाते हैं, और बहुत सारे टीचर हैं जिनको बच्चे नहीं मिल पाते हैं। तो टीचर को बच्चों से जोड़ने का जो काम है, वो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं, वो जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वही नए बच्चों को क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।